हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ हेयक यानी कि हेयक का अधिविनियोग का सिद्धांत, इसके बारे में सुनिए। व्यापार चक्र का अधिविनियोग का सिद्धांत ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री F.A. बान हेयक के नाम से संबंध है। यह सिद्धांत भी मुद्रा की ब्याज के ऊपर ही आधारित है और विभिन्न नामों से प्रचलित है, जैसे अतिरिक्त साख सिद्धांत या मौद्रिक अधिविनियोग सिद्धांत आदि। आगे हम हेयक का सिद्धांत प्रस्तुत करेंगे, परंतु ऐसा करने से पहले हम उनके द्वारा प्रयुक्त की गई निम्न 3 संधारणाओं की व्याख्या करेंगे। यानी कि नंबर फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का ढांचा। इसमें किसी दिए हुए समय पर आर्थिक व्यवस्था से संशोधन के विभिन्न चरणों स्टेजेस पर कार्य में लगे होते हैं। उत्पादन क्रियाओं के चरण जो उपभोक्ता से दूर होते हैं, उत्पादन के उच्चतर चरण हायर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। इन उच्चतर चरणों पर कच्चे माल का उत्पादन, मशीनों तथा उपकरणों का बनाना तथा भवनों का निर्माण आदि होता है। ये चरण उच्चतर इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि अभी उपभोग सामग्री के तैयार होने तथा उससे उपभोक्ताओं की संतुष्टि मिलने में बहुत समय लगेगा। उत्पादन के बाद के चरण जिसमें उपभोग वस्तु उत्पादित की जाती है, उत्पादन के निम्न चरण लोअर स्टेज कहलाते हैं। उत्पादन के ये विभिन्न चरण मिलकर उत्पादन के ढांचे कहलाते हैं। उत्पादन का ढांचा समाज द्वारा अपनी आय का बचत तथा उपभोग के बीच वितरित करने संबंधी निर्णय पर आधारित होता है। समाज द्वारा बचत लोगों का यह मत प्रकट करते हैं कि वे अपनी आय को उत्पादन से उच्चतर चरणों पर लगाना चाहते हैं, अर्थात पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण के लिए अपनी आय को प्रयुक्त करना चाहते हैं। आय को उत्पादन के निम्न चरणों पर लगाने का यह अर्थ होता है कि समाज में उपभोग वस्तुओं का उत्पादन बढ़ रहा है। उत्पादन के ढांचे में क्रमिक परिवर्तन ही व्यापार चक्र को जन्म देते हैं। नंबर सेकंड आता है रोल ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज दर की भूमिका। ब्याज दर का कार्य बचत और विनियोग में साम्य स्थापित करना है। जिस ब्याज दर पर बचत की पूर्ति तथा विनियोग के लिए मांग बराबर होती है, उसे ब्याज की संतुलन दर अथवा ब्याज की प्राकृतिक दर नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। इस दशा में न तो लाभ होता है और न हानि, क्योंकि आर्थिक अवस्था की यह साम्य अवस्था होती है। यदि वास्तविक या बाजार ब्याज दर इससे ऊंची होती है तो बचत इतनी अधिक हो जाती है कि इसका विनियोग नहीं हो पाएगा। इसके विपरीत यदि ब्याज दर प्राकृतिक दर से कम है तो बचत कम होगी और जिससे विनियोग की मांग पूरी नहीं हो पाएगी। यदि ब्याज की दर ठीक ठीक कार्य करती है तो बचत और व्यय के समतुल्य ही पूंजीगत वस्तुओं और उपभोग वस्तुओं का उत्पादन होगा। बचत में यदि वृद्धि होती है तो ब्याज की दर गिर जाएगी और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में अधिक तथा उपभोग वस्तुओं में कम साधन प्रयुक्त होने लगेंगे। दूसरी ओर यदि बचत कम हो जाती है तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में कम संसाधन प्रयुक्त होने लगेंगे। अतः ब्याज की दर एक ऐसा उपकरण है जिसे उत्पादन के ढांचे और बचत व्यय निर्णय में समन्वय स्थापित करनी चाहिए। नंबर थर्ड है वॉलेंट्री एंड कंपलसरी सेविंग्स
ऐच्छिक बचत तथा बलात् बचत। ऐच्छिक बचत वह है जो कि व्यक्ति इच्छानुसार अपनी आय का कुछ अंश उपभोग से बचाता है, लेकिन वस्तु की कीमतों में वृद्धि के कारण जब व्यक्ति उपभोग की पहले से ही कम वस्तुएं खरीदने लगता है तो उसे बलात् बचत कहते हैं। अधिविनियोग के लिए यह बलात् बचत मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशंस ऑफ थ्योरी हेयक के व्यापार चक्र के मुख्य सिद्धांत की विवेचना करेंगे। सुनिए, इसमें नंबर फर्स्ट है अपस्विंग एंड बूम, ऊर्ध्वगति व तेजी। हेयक का सिद्धांत इस अवधारणा के साथ शुरू होता है कि अर्थव्यवस्था साम्य की स्थिति में है। इस साम्य अवस्था के भाग को ही व्यापार चक्र कहते हैं। साम्य अवस्था में ब्याज की दर प्राकृतिक होती है, जिससे बचत और विनियोग में समानता रहती है। उत्पादन का ढांचा जनता के बचत व्यय निर्णय के ठीक अनुरूप रहता है। इस परिस्थिति में संसाधनों का पूर्ण उपयोगीकरण हो चुका होता है, अर्थात पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि केवल उपयोग वस्तुओं का उत्पादन घटाकर ही हो सकती है। अब मान लीजिए कि किसी कारण से बैंक शाखा में विस्तार होता है, जिसके कारण बाजार में ब्याज की दर प्राकृतिक दर से कम हो जाएगी। व्यवसायी बैंक अधिक रुपया उधार लेंगे तथा अतिरिक्त राशियां उत्पादन के साधनों में वृद्धि के लिए प्रयुक्त करेंगे। परिणामतः उत्पादन वस्तुओं अर्थात पूंजीगत वस्तुओं की मांग तथा कीमतें बढ़ जाएंगी और संसाधन उपभोग वस्तुओं के उत्पादन से पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के उच्चतर चरणों के पक्ष में बदल जाएगा। उपभोग वस्तुओं का उत्पादन घट जाएगा तथा उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। कीमतों के अधिक बढ़ जाने से लोग अपनी आय द्वारा उनकी कम मात्रा खरीद सकेंगे। उपभोग की इस अनैच्छिक कमी को बलात् बचत फोर्स्ड सेविंग कहते हैं। इससे उपभोग वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि उपभोग वस्तु के निर्माण करने वाले उद्योगों में संकुचन आता है तथा इस क्षेत्र से अधिकाधिक संसाधन पूंजी वस्तुओं के उत्पादन के क्षेत्र में स्थानांतरित होने लगते हैं। इस प्रकार उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में कमी दोनों तरफ से आती है। एक तो बैंक द्वारा साख प्रसारण के कारण पूंजीगत वस्तु के उत्पादन साधनों का लालच देकर उपभोग वस्तु उद्योगों से खींच लेते हैं। दूसरे, मांग की कमी के कारण भी वस्तुओं के उत्पादन में ह्रास आता है तथा संसाधन स्वयं पूंजी वस्तुओं के उत्पादन में लगे उद्योगों की ओर खिंच जाते हैं। इस प्रकार व्यापार चक्र की ऊर्ध्वगति में संसाधन निम्न चरणों से उच्चतर चरणों पर आ जाते हैं। अभिवृद्धि की इस दशा में कई बातें होती हैं। ब्याज की बाजार दर प्राकृतिक दर से नीचे रहती हैं। दोनों के बीच अंतर बढ़ता जाता है। अधिकाधिक पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण किया जाता है तथा अधिकाधिक ऋण लिए जाते हैं। नंबर सेकंड आता है डाउन स्विंग एंड डेप्रीजन, यानी कि अधोगति व मंदी। उपक्रमी जो अतिरिक्त मुद्रा बैंक से लेकर पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण में लगाते हैं, उससे अतिरिक्त आय पैदा होती है, जो कि लोगों की उपभोग के बारे में भावना अपरिवर्तित रहती है। इसलिए अधिक अतिरिक्त आय अधिकतर उपभोग पर खर्च होती है, अतः उपभोग वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाती हैं और उपभोग वस्तुओं का उत्पादन अधिक लाभप्रद हो जाता है। अतः उत्पादन के साधन उपभोग वस्तुओं के उत्पादन की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं। इस बीच बैंक यह महसूस करने लगते हैं कि
साख का विस्तार बहुत आगे आ चुका है, इसलिए वे साख का संकुचन करने लगते हैं, जिससे उत्पादन चरण और भी कम लाभदायक होने लगते हैं। इन सब कारणों से संसाधन उत्पादन के उच्चतम चरणों से निम्नतम चरणों की ओर प्रवृत्त होते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश संसाधन जितनी जल्दी उच्चतर चरणों से निकाले जाते हैं, उतनी शीघ्रता से उनकी खपत निम्न चरणों में नहीं हो पाती। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी फैल जाती है, बैंक भी अपना उधार वापस मांगने लगते हैं। बैंक साख में उत्तरोत्तर कमी, निराशावाद तथा लोगों की मुद्रा संचय की प्रवृत्ति बेरोजगारी को अधिक गहन कर देती है। अधोगति उस समय तक जोर पकड़ती रहती है जब तक बैंक अपनी नीति नहीं बदलते। नंबर 3 है रिकवरी, पुनरुद्धार। जब अवसादावस्था एक लंबे काल तक चलती रहती है, वह व्यापारियों में यह भावना उत्पन्न हो जाती है कि अब यह बुरा समय समाप्त हो गया है और भविष्य की दशा इससे बुरी नहीं होगी। इस भावना का कोई आर्थिक कारण नहीं है। धीरे धीरे बैंक का नकद कोष भी बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो व्यापारियों द्वारा पुराने ऋणों का भुगतान किया जाता है तथा दूसरे बैंक में लोग अपनी बचतों को भी जमा कर देते हैं। अब बैंक उत्पादकों को पूंजी उधार देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अपनी इस इच्छा की अभिव्यक्ति वे ब्याज की दर घटाकर करते हैं। बैंक दर नीची होने से व्यापारियों की आशा जागृत हो उठती है, ऋण फिर लिए जाने प्रारंभ हो जाते हैं और धीरे धीरे अवसाद की दशाएं समाप्त होकर अभिवृद्धि की दशाएं आरंभ हो जाती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।